प्रोफेसर आनंद सिंह जी, स्वराज की बदकही में आपका स्वागत है। प्रोफेसर आनंद सिंह जी भोपाल में प्रोफेसर रहे, आलोचक हैं, कवि हैं, चिंतक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आज स्वतंत्रता के बाद स्वराज मिला, लेकिन स्वराज की जिस प्रकार की स्थिति है, भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है, यह प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी हम जिस प्रकार का स्वराज चाहते हैं वह स्वराज नहीं है। डॉक्टर साहब, हम लोगों की स्वराज की संकल्पना क्या है? बड़े अच्छे विचारों की ओर आपने प्रेरित किया। प्रश्न बहुत अच्छा है आपका कि आजादी के बाद हमें स्वराज तो मिला, लेकिन स्वराज की परिभाषा क्या होनी चाहिए? एक शब्द में मैं कहूं तो ये कहूंगा कि सभी को जीने की मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत शर्तें जो आजादी की संकल्पना में नहीं थी, वो पूरी हो जाएं तो हम कहेंगे कि राजनैतिक आजादी के साथ साथ भारतीय जनता के लिए स्वराज भी आ गया। लेकिन सामान्य तौर पर आजादी के बाद जिस तरह से हमारे देश का विकास हुआ है, जिस तरह की नीतियां बनी और जिस तरह से भारतीय मन धीरे धीरे विकसित हुआ है, भौतिक संसाधनों की ओर उन्मुख हुआ है, जिस तरह की आर्थिक योजनाएं बनाई गई और जिस तरह के विकास के मॉडल बनाए गए, प्रायः यही देखा गया कि उससे हमारे देश का आम आदमी अभी बहुत संतुष्ट नहीं हो पाया है। यानी उसी प्रश्न पर फिर लौटें कि आजादी के बाद स्वराज के साथ साथ क्या हमें स्वराज भी मिला? क्या भारत की जनता, भारत का एक छोटा सा अदना सा आदमी ये महसूस करता है कि उसकी सत्ता आ गई, उसको जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं मिल गई, उसको सुख मिला? आजादी ने उसे बेहतर मनुष्य बनाया या नहीं बनाया? तो इस पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। आपने सुख की बात किया, सुख की, शांति की, समृद्धि की, यह बातें जो चलती हैं कि स्वराज में सबको मिलनी चाहिए। और आज कई जगह पर ऐसे नारे लगते हैं कि आजादी आजादी, हमको चाहिए आजादी, चाहे नारी की स्वतंत्रता की बात हो, चाहे और वो अनेकों प्रकार की आजादी की बात कर रहे हैं। और उसमें से आज अगर स्वराज की हम बात कर रहे हैं, सुरक्षा, स्वाभिमान की अगर बात कर रहे हैं, तो ये जो बातें हैं वो आम जनता इसको कैसे समझे, उसकी लड़ाई कैसे लड़े? ठीक बात है। ये प्रश्न अभी नहीं आया है, ये प्रश्न पहले से चलता आ रहा है। जब देश आजाद नहीं हुआ था तब भी स्वराज की कल्पना थी। मेरे सपनों का भारत, महात्मा गांधी ने उसमें चिंतन व्यक्त किया कि स्वराज की अवधारणा क्या होगी। जब देश अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था, तभी बहुत सारे ऐसे चिंतक थे, विचारक थे, इतिहासकारों ने, समाजशास्त्रियों ने, कवियों ने, साहित्यकारों ने, संपादकों ने, पत्रकारों ने, नेताओं ने इस पर लगातार सोचा कि आखिर स्वराज कैसे आए, स्वराज के साथ स्वराज की सिद्धि कैसे हो। आप याद करिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो जिनको हम विश्व कवि कहते हैं, उन्होंने कहा कि यत्र विश्वम भवति एक नीडम, एक ऐसा घोंसला जहां पूरा विश्व एक हो जाए। एक घोंसले में जब से सब पक्षी आ जाते हैं, ऐसी दुनिया बन जाए। ऐसी दुनिया बन नहीं पाई है। दुष्यंत कुमार की पंक्तियां याद आती हैं कि कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। तो आम आदमी की संकल्पना, आम आदमी जो जिसको मध्य वर्ग कहते हैं, आम आदमी से आशय मध्य वर्ग से होता है सामान्य तौर पर। तो मध्य वर्ग जो है वो सुखवादी होता है, वो चाहता है कि हमें सुख मिले, जीवन जगत की सुविधाएं, सुविधा और सुख, इसी के लिए वो हलाकान रहता है। परंपराओं का बोझ भी ढोता है मध्य वर्ग और सुख सुविधा की याचना भी करता है, कोशिश भी करता है, संघर्ष भी करता है। लेकिन उसके साथ साथ अर्थशास्त्री कहते हैं कि हाशिए पर होने वाला समाज है, जो मध्य वर्ग से भी नीचे है, जो मजलूम है, निहायत गरीब है, बेसहारा है, लाचार है, उपेक्षित है, शोषित है, वंचित है, भूखा है, उसके लिए कौन सोचेगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आने वाले समय के लिए भूल जाओ कि तुम्हारे धर्म क्या है, ये तुम्हारे जीवन के बुढ़ापे की काशी जो है यह भारत है। और भारत माने भारत की जनता, जो भारत की निर्धन जनता है, जिसको कभी सुख नसीब नहीं हुआ, उसकी आंखों में वो सपने कैसे पले, कैसे वो अपने आप को विकसित कर सके? तो कहा यही जाता है। और मुझे भी यही समझ में आता है कि आजादी के मायने ये नहीं है कि हम कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो। आजादी के मायने ये है कि हम जो करना चाहते हैं और करना चाहिए हमें, उसको करने की हमें स्वतंत्रता मिले कि नहीं मिले। सरकार इतनी नीतियां बनाती है गरीबी दूर करने के लिए, भूखमरी दूर करने के लिए, लेकिन कुशिक्षा भी बढ़ती, शिक्षा हम बढ़ाते हैं तो कुशिक्षा भी बढ़ती जाती है। ये सारे आतंकवादी कहां से पैदा होते हैं? ये कुशिक्षित लोग हैं।
क्या शिक्षित नहीं है? शिक्षित है उन अर्थों में, लेकिन ये सही शिक्षा नहीं है, ये सही तालीम नहीं है जो मनुष्य को मनुष्य विरोधी बना दे, मनुष्य को जीवन विरोधी बना दे, वह कोई शिक्षा नहीं है। इसी तरह से ऐसी एक जमात खड़ी हो गई है पूरी दुनिया में जो जिसको हम कहते हैं कि बिना श्रम के वह सुख चाहती है। गांधी जी ने हमेशा कहा कि श्रम करना और श्रम के प्रतिफल से सुखी होना, हर आदमी की कार्य में भागीदारी हो, एक लोकतंत्र की ऐसी अवस्था जहां हर व्यक्ति का श्रम हो उसमें। लेकिन एक ऐसा भी वर्ग पनपने लगा है इस देश में, दुर्भाग्य से, जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने सोचा भी नहीं था, जो श्रम नहीं करता है मगर सारे लाभ वो हथियाना चाहता है। ऐसा शोषक वर्ग इस देश में ही नहीं पूरी दुनिया में है और अपने हिसाब से नीतियों को बनाता है, बिगाड़ता है। हमारे देश के नेता आजादी के बाद कोशिश करते रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोशिशें सफल नहीं हुई हैं। विगत कई वर्षों में ये जनता की जो अवेयरनेस है वो बढ़ी है सोशल मीडिया के आने से, और लोग अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। दलित, स्त्रियां, वो भी अपने स्वराज की मांग कर रहे हैं। जो हाशिए पे छूट गए लोग हैं वो भी अपनी मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर वो भी आ रहे हैं कि हमको भी अपना अधिकार चाहिए। सत्ता में भागीदारी हमारी कैसे बढ़े, प्रतिनिधित्व हमारा कैसे हो, ये बार बार कोशिश हो रही है। और पूरे देश में जो संघर्ष चल रहा है, किस चीज का संघर्ष चल रहा है? इसी बात का तो संघर्ष है कि हमको सत्ता में भागीदारी मिल रही कि नहीं, हमारी अस्मिता को पहचाना जा रहा है कि नहीं, जिसको हम आइडेंटिटी का डिस्कोर्स कहते हैं, अस्मिता का विमर्श, वही अस्मिता का विमर्श चल रहा है। दिनकर जी ने, राष्ट्रकवि दिनकर ने कुरुक्षेत्र में कहा था कि जब तक मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। यानी सुखों पर सभी मनुष्यों का जब तक बराबर अधिकार नहीं होगा, सुख के साधनों पर, संसाधनों पर जब तक सभी मनुष्यों का बराबर अधिकार नहीं होगा, तब तक यह कोलाहल शांत नहीं होगा, तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। तो आप देखिए, आज स्त्रियां जागरूक हैं, स्त्रियों के समूह जागरूक हुए हैं, दलित जागरूक हुए हैं, वनवासी जागरूक हुए हैं, आदिवासी जागरूक हुए हैं। सर मैं थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ। ये जो प्रश्न आपने कहा कि अधिकार की बात, जहाँ कर्तव्यों की बात लोग भूलते जा रहे हैं, अधिकार की चर्चा तो चल रही है, कर्तव्यों के प्रति थोड़ा सा हम उदासीन होते जा रहे हैं। और दूसरी, ये जितने आप कह रहे हैं कि खड़े हो रहे हैं, उसमें से ही एक वर्ग ऐसा है कि जो आजादी की मांग करता है और दूसरी तरफ आजादी की परिभाषा कर रहा है। स्वराज की जो संकल्पना, ये शोषक शोषित, ये जो है, हमारे यहाँ तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात की गई थी। हमारे यहाँ तो राम राज्य की, गांधी के पहले भी गांधी जी ने सिद्धांत प्रति वो राम राज्य का सिद्धांत था। वही तो राम राज्य, किसी को दुख न देना, सबको समान का, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा। आप सोचिए, भगवान श्री राम के राम राज्य का जो वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने किया, जिस राम राज्य की संकल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने दी, वही राम राज्य हमारा ध्येय होना चाहिए। और वह राम राज्य कैसे आएगा? वही, किसी को कोई नहीं, दरिद्र को दुखी न दीना, ना कोई दुखी हो ना दीन हो, तो दीनता को मिटा दिया जाए, दरिद्रता को मिटा दिया जाए। सौभाग्य से हमारी सरकारें काम कर रही हैं इस दिशा में कि इस देश में गरीबी हटे। लेकिन सवाल ये है, मैं कभी कभी इस ढंग से भी सोचता हूँ कि हिंदुस्तान की जो परंपरा रही है, उसने जीवन के सुख को दूसरे ढंग से आंका है। उसने भौतिक लाभ लश्कर इकट्ठा कर लेने को सुख नहीं कहा। उसके यहाँ आत्म विवेक, आत्म जागृति और आत्मलब्धि भी एक बहुत बड़ा मूल्य है, जिसको हमारे अध्यात्म में, भारतीय परंपरा में सबसे बड़ा मूल्य कहा गया है, जिसका परम लक्ष्य और भी कुछ बड़ा बताया गया है। तो उन लक्ष्यों को पुरुषार्थ के माध्यम से जीवन में सिद्ध करें। भारत की जो जागृति है, भारत की जो परंपरा है, वह अपने सांस्कृतिक विवेक के अनुकूल विकसित होनी चाहिए। भारत अमेरिका हो जाए, यह भारत के लिए काम में नहीं होगा। भारत का सौभाग्य ये नहीं होगा कि भारत अमेरिका हो जाए। भारत का सौभाग्य ये होगा कि भारत ने अतीत में जिस तरह का जागरण किया था, मानवता के नए समादर्श प्रस्तुत किए थे, और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जिस तरह की विश्वव्यापी कीर्ति पाई थी, उद्योग किया था, उसको उस परंपरा के साथ हम नए प्रयोगों में, आधुनिकता में प्रतिष्ठित करें, पुनर्प्रतिष्ठित करें, और भारत की विद्याओं, भारत की परंपराओं, भारत के लोगों की सामूहिकताओं को जिंदा रखते हुए, जीवित रखते हुए, सभी के भाग को, सभी के हिस्से को हम सुरक्षित करके उन्हें दें। यही हमारा काम होना चाहिए। स्वराज की यही संकल्पना होना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने छेड़ा। शिक्षा, ज्ञान, विवेक, बुद्धि, ऐसे अनेकों शब्द आपके जो निकले, तो आज शिक्षा तो मिल रही है, लेकिन वह जो विवेक है नहीं है। शिक्षा विवेक नहीं दे रही है।
अभी इसी वजह से कस्तूरी रंगन कमेटी ने जो नई शिक्षा नीति प्रस्तावित की है उसमें इन बातों की पुनर्प्रस्तावना की है। जब तक शिक्षा हमारी मातृभाषा में नहीं होगी तब तक सुराज कैसे आएगा? सुराज की दिशा में ये पहला कदम और क्रांतिकारी कदम है जब हमने ये सोचा कि हम मातृभाषा में शिक्षा देने जा रहे हैं। ये सुराज की दिशा में पहली बार सोचा जा रहा है। हम सब अपनी मातृभाषाओं की उपज है। शिक्षा कभी हम नालंदा से लेकर के तक्षशिला की बात करते थे और उससे विवेक, बुद्धि, ज्ञान सब प्रकार की हम कहते थे कि दुनिया का नेतृत्व करते हैं, लेकिन उसमें से कैसे लोग पैदा हो रहे, आज की बड़ी समस्या है। चरित्र की बात, देश की बात जो कही जा रही है, आखिर यह राजनीति में जो शुचिता की बात होती है, अब तो शुचिता की बात ही कोई नहीं कर रहा। महात्मा गांधी इसी बिंदु पर सबसे अधिक मूल्यवान हो जाते हैं। महात्मा गांधी के जीवन, महात्मा गांधी के विवेक को लेकर अनेक प्रश्न उठ सकते हैं अनेक जगहों पर, लेकिन ये जो बड़ी बात है राजनीति में शुचिता का आग्रह कि लक्ष्य तो हमें जप पाना है, लेकिन संसाधन भी हमारे मलिन नहीं होने चाहिए। हम जो उपाय अपना रहे हैं वो भी मलिन नहीं होने चाहिए। साधन भी हमारा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ध्येय के साथ साधनों की शुचिता की बात महात्मा गांधी ने की, और महात्मा गांधी इस बिंदु पर हमेशा प्रासंगिक बने रहेंगे। आज राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है उसको शुद्ध करने के लिए, उसको पुनर्संस्कारित करने के लिए गांधी जी के इन आग्रहों की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि गांधी जी के समांतर अन्य विभूतियां थी वो शुचिता की आग्रही नहीं थी, वो भी उतनी ही बड़ी शुचिता की आग्रही थी। चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे हों, चाहे बाल गंगाधर तिलक रहे हों, चाहे महर्षि अरविंद रहे हों, ये सब। आपने जिस विश्व परिवार की बात किया, विश्व नीड की जो बात किया आपने, यत्र विश्वम भवति एक नीडम, हाँ, वैसे ही एक प्रार्थना में भी कहा था सुशीलम जगद्वेन नम्रम भवेत्, पूरे जगत को सुशील बनाने की और शील की जो परिभाषा है, चरित्र की जो परिभाषा है, उसमें से जो आप बातें कह रहे हैं निकल करके, आखिर शिक्षा में किस प्रकार का परिवर्तन हो, ये जो चल रहा है। आपने एक प्रश्न की ओर ध्यान दिलाया कि शिक्षा से चरित्र गायब हो गया है। क्या कारण है इसका? क्योंकि हमारे जो देश का एक चरित्र बना हुआ है, दिनकर जी ने किताब लिखी संस्कृति के 4 अध्याय, उसमें बताया उन्होंने, और बहुत बड़े चिंतक थे, कवि तो थे ही, उन्होंने बताया कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय विवेक है वो 4 सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। वैदिक संस्कृति, बौद्ध और जैन संस्कृति, इस्लाम का आगमन और ईसाइयत का आगमन। ये 4 अध्याय हैं, 4 घटनाएं हैं हमारे देश की। इनसे गुजर करके नई भारतीयता को हमने पाया है। उसको हम मिटा नहीं पाएंगे कैसे भी करके, अच्छा चाहे हो चाहे बुरा हो, उसको समाहित करते हुए ही उसी में से रास्ता हमें निकालना होगा। तो इस राष्ट्रीय चरित्र को, राष्ट्रीय चेतना को, चिति को जब तक हम शिक्षा के माध्यम से रोपित नहीं करेंगे बच्चों के मनों में जब तक ये नहीं जाएगा, तब तक हम शिक्षा के साथ चरित्र की बात ही नहीं कर पाएंगे। हम विदेशी संस्कृति के आधार पर स्वदेशी चरित्र गढ़ना चाहते हैं, जो कि एक दूर का प्रयत्न है, कौड़ी लग रही है मुझे। शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का सारा संकल्पना का कार्य विदेशी हो, तो चरित्र कैसे पैदा होगा? चरित्र भी विदेशी टाइप का होगा। यही कारण है कि यहाँ शिक्षित व्यक्ति वो देशी जमीन पर रह नहीं पाते। दिनकर जी ने जैसे संस्कृति के 4 अध्याय की बात किया, वैसे ही राजनीति में 4 स्तंभ कहे जाते हैं, क्या कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता तक को उसमें ले आते हैं। ऐसे जो चीजें हैं, आज यहाँ भी एक चरित्र का बहुत बड़ा संकट खड़ा है। हर पूरे आप देखिए, राष्ट्र के सभी आयामों में, सभी कक्षों में इस शुचिता की जरूरत है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जो प्रदूषित नहीं हो गया। दुर्भाग्य से बहुत कम मतलब चीजों का मैं नाम ले सकता हूं जिसको कहूं कि प्रदूषित नहीं हुआ है। ये दुर्भाग्य घटित हुआ है और ये वैश्विक स्तर पर घटित हुआ है। मनुष्य का मन और चरित्र कितना नीचे गिरा है उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, और ये समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक मिलकर तय करेंगे कि भौतिक जगत में जितनी हमने प्रगति की, आत्मिक जगत में क्यों हम न्यून होते चले गए। जी कृष्णमूर्ति ने कहा कि हमने सुई से जेट विमान तक बनाने की प्रज्ञा इजाद कर ली, लेकिन हम मनुष्य नहीं बन पाए। किंतु है बढ़ता गया मस्तिष्क ही निशेष, छूट कर पीछे गया है रह हृदय का देश। हृदय का देश पीछे छूटता चला गया है, अब मस्तिष्क का देश आगे बढ़ता चला गया है। बुद्धि का व्यापार जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचेगा तो हमेशा अपने स्वार्थ में निर्णय करेगी, और जब स्वार्थ में निर्णय करेगी बुद्धि तो जनता छूट जाएगी। शिक्षित व्यक्ति निर्णय कर रहा है, जनता पीछे छूट जा रही है। ऐसे ही राजनीति में पूंजीवाद, साम्यवाद को, समाजवाद, ऐसे में एकात्म मानववाद आया, इन सबको चुनौती देते हुए। नहीं, क्या है जो भी वाद होते हैं, इज्म, वो तो एक कैटेगरी है समझने समझाने के लिए। कोई भी वाद हो उसकी शुरुआत तो इसी बात से हुई है कि वो मनुष्यता के लिए कोई नया हल लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चाहे समाजवाद हो, चाहे
पूंजीवाद तो विचार के स्तर पर उस तरह से नहीं आया, वो तो बिना आंदोलन के चलता है। आंदोलन आपको समाजवाद के लिए करना है, प्रजातंत्र के लिए करना है, पूंजीवाद के लिए आपको आंदोलन नहीं करना है। उसमें अपनी शक्ति है, वो स्वयं अपनी शक्ति से चल रहा है, अच्छे या बुरा ढंग से जो भी चल रहा है पूंजीवाद। अब तो नए व्याख्याकार कह रहे हैं कि पूंजीवाद धीरे धीरे बूढ़ा होता जा रहा है, क्योंकि प्रजातंत्र के भी आयाम बदल रहे हैं। क्या यही प्रजातंत्र है? जिस तरह का निर्वाचन, जिस तरह की पद्धति चल रही है, आप देख रहे होंगे भीड़ तंत्र में बदल गया है। तो लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है ना, मेरिटोक्रेसी नहीं बची है, ये तो मॉबोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, ये उसी में नहीं था। जब ये पश्चिम से अवधारणाएं ली गई थी, हमारे देश की गणतंत्र की प्रक्रिया को हमने छोड़ दिया। हमें अपने अनुकूल विकसित करना चाहिए ना। डंकल प्रस्ताव ने क्या किया था? पूरे खेत के बीजों को और किसानी के धंधे को पूरा उत्पादन के लाभ के हिसाब से चौपट कर दिया। अब गुणवत्ता के दृष्टिकोण से देखिए तो गुणवत्ता बची नहीं है। तो हमें अभी भी बहुत नहीं बिगड़ा है। अगर पूरा देश संभल जाए तो हम वापस अपने देश की जमीन पर लौट सकते हैं, जैसा कि निराला जी ने कहा, प्रसाद जी ने कहा, याद दिलाया था कि हमें अपनी जमीन पर लौटना है। और संस्कृति की सारी खेती अपनी जमीन पर होती है, और जिसकी संस्कृति की खेती अपनी जमीन की नहीं होती उसकी शिक्षा तो बिगड़ ही जाएगी, चरित्र भी बिगड़ जाएगा, संगीत भी बिगड़ जाएगा। कहा गया है कि देश का सब कुछ बिगड़ जाए, संगीत ना बदले तो मानना चाहिए कि देश वही का वही है। लेकिन संगीत में यदि परिवर्तन हो जाए तो मान लीजिए कि उसकी अंतरात्मा तक वो विषाक्तता घुस गई है। आप देखिए भारतीय संगीत का जो क्लासिकल स्तर है वो अलग जा पड़ा है, और जो सुगम संगीत है उसमें पश्चिम का इतना अधिक हस्तक्षेप हो गया है कि वो भारतीय संगीत से बहुत दूर जा पड़ा है। ये कहीं ना कहीं हमारे गुनगुनाहट को भी तय कर रहा है। परिवर्तन और बदलाव बहुत अच्छे शब्द लगते हैं, लेकिन अगर इसमें सम्यक विचार नहीं है, सम्यक सोच नहीं है, सबकी संकल्पना, परिवर्तन बहुत बेहद जरूरी है। परिवर्तन हमेशा होगा, हमारे चाहने न चाहने से नहीं। इतिहास की फोर्सेस के माध्यम से, इतिहास में इतनी पावर है कि वो चक्के को आगे चला रही है। आप लाख रोकना चाहें तो क्या सामंतवाद को वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। दिशा जो जनता की है वो आगे चल रही है। वो दिनकर जी ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। ये दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। मैंने एक समय का रथ चल रहा है, उसकी घरघराहट को सुनिए, उसकी आहट को सुनिए और उस पर ध्यान लगाइए कि जनता क्या चाह रही है। तो जनता, दिनकर जी, अज्ञे जी ने लिखा कि खोजने चलो आदमी, मिलती है जनता, छपती है खबरें, इतिहास नहीं बनता। तो सुराज कैसे आएगा? खबर इतिहास नहीं होती, जनता आदमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जनता तो एक भीड़ का नाम आप बता रहे हैं, और जो वास्तविक मनुष्य है, इंडिविजुअल आदमी, आप उसकी उपेक्षा करें तो कैसे संभव है? आप पेड़ को काटे और जंगल बचाएं, बचेगा? जनता की उपेक्षा करें, आदमी की उपेक्षा करें और जनता की बात करें, संभव है? खबर चलाएं और इतिहास बनाएं, संभव है? नहीं होने वाला है। क्योंकि अपने आप में जनता कुछ भी नहीं है, आदमियों का समूह है। अपने आप में जंगल कुछ नहीं है, पेड़ों का समूह है। समाज कुछ नहीं है, मनुष्यों का समुदाय है। तो मनुष्य जिसके केंद्र में नहीं होगा, जिस राजनीति के केंद्र में मनुष्य नहीं होगा, डॉक्टर लोहिया ने यही कहा था कि मनुष्य केंद्रित राजनीति की हमें जरूरत है। हम मॉब केंद्रित या भीड़ केंद्रित या जनता केंद्रित राजनीति बनाते हैं। जनता एक अमूर्त है, मनुष्य वास्तविक है। तो जो वास्तविक मनुष्य है उसको सुशिक्षित करने की जरूरत है और उसी को सुराज देने की जरूरत है। आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष और बदलाव, यानी सकारात्मक बदलाव हो रहा है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं, और ऐसे में समाज में भी परिवर्तन आ रहा है। वह सद्मार्ग का मार्ग क्या है, और आज जो चल रहा है प्रयास, इसमें हमको किस दिशा में जाना चाहिए? ये बड़े ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस बहाने उन्होंने एक अवसर दिया है कि हम अपनी आजादी का पुनर्मूल्यांकन करें, अपनी आजादी के लिए बलिदान हो गए शहीदों का स्मरण करें, उन राष्ट्रीय नेताओं का स्मरण करें जिन्होंने अनेक संकटों में रहकर घिरकर इस देश की आजादी के लिए काम किया। जरा याद करो कुर्बानी। ये फिर से उन्होंने दोहरा दिया। ये एक साधारण बात नहीं है, एक हमारे राष्ट्र का पर्व है और उसे हम अमृत महोत्सव के रूप में मनाना चाहते हैं। यानी ऐसी अमृत बूंद जो जीवन प्रदान करने वाली हो। यह राष्ट्रीयता का अमृत ही हमें जीवन देगा। यह केवल 75वीं संख्या नहीं है, यह अमृत तत्व है। और यह अमृत तत्व यदि मिलेगा तो वह जनता जी उठेगी, जो दुखी है, लाचार है, कष्ट में है, भूखी है, जिसके पास दवा नहीं है, जिसके सपने कुम्हला गए हैं,
जिसके चेहरे से हंसी गायब हो गई है, उस स्त्री जिसको चलने में प्रॉब्लम है, समाज में घूम नहीं सकती, वो लड़की शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती, रोगी आदमी स्वास्थ्य तक नहीं पहुंच सकता, ये आजादी का अमृत महोत्सव याद दिलाता है कि काम बहुत बाकी है, वहां तक हमें अमृत की बूंद पहुंचानी है। नहीं पहुंचाएंगे तो वो उसकी स्वराज की बात कही कि अंतिम बात जी, इस देश के लोगों के लिए आपका क्या है सुझाव? हाँ, देश बहुत बड़ा है और मैं बहुत छोटा। मैं सुझाव तो क्या दे सकता हूं, यह सुझाव एक आत्म सुझाव जैसा है, यानी यह जितनी जनता के लिए सुझाव है उतना ही मेरे लिए भी है कि आपने जो अधिकार और कर्तव्य की बात की है कि एक सही नागरिक वो है जो अपने कर्तव्यों का स्मरण करे। हमें क्या करना चाहिए, ऐसी आजादी जिसका नारा लगाकर आप देश से विभाजन की बात कर रहे हो, देश को तोड़ने की बात कर रहे हो, ऐसी आजादी में नहीं चाहिए। आजादी का अमृत महोत्सव भारत के टुकड़े करने के लिए नहीं है, आजादी का अमृत महोत्सव भारत को जोड़ने के लिए है। भा में जरूरत है, प्रकाश की खोज में जरूरत है। और प्रकाश कैसा? हमारी अंतरात्मा का प्रकाश, हमारी चेतना का प्रकाश, हमारे सच्चिदानंद का प्रकाश, हमारे पूर्ण विकास का प्रकाश, वह प्रकाश हमें चाहिए और वही अमृत तत्व है। एक सामान्य व्यक्ति भी अगर जब तक हम शिक्षित नहीं करते हैं, सुशिक्षित चरित्र के साथ संगठनात्मक शिक्षा जब तक हम नहीं देते जिससे कि वो पूरा विकसित मनुष्य बने, उसके भीतर की आत्मा बाहर आए। हर आत्मा एक अव्यक्त ब्रह्म है और वह अव्यक्त ब्रह्म प्रतीक्षा कर रहा है किसी खटखटाहट की, कि वो खटखटाहट वहां आए और भीतर से वो ब्रह्म प्रकट हो जाए। हर व्यक्ति के भीतर ईश्वर है, ये हमारी संस्कृति का उद्घोष है। तो जिस चीज को आध्यात्मिक रूप से हम संभव करके बता सके कि हर व्यक्ति के भीतर अंतरात्मा है, ईश्वर है, उसी को प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप में हमें समाज में प्रतिष्ठित करना है। जो स्वामी विवेकानंद ने प्रैक्टिकल वेदांत कहा। अगर हम आत्मा के स्तर पर बराबर हो सकते हैं, अध्यात्म के स्तर पर बराबर हो सकते हैं, तो हम समाज के स्तर पर बराबर क्यों नहीं हो सकते? फिर हमारे समाज में इतने उच्च नीच क्यों होने चाहिए? हम क्यों नहीं समतामूलक समाज बना सकते, जैसा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे, जैसा हमारे देश के राष्ट्रीय नेता चाहते थे, जैसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चाहते थे? तो उस तरह के समाज को बनाने के लिए हमें व्यक्तियों को जागरूक करना होगा। इसके लिए नए तरह के शिक्षणालय खोलने होंगे, नए तरह के विश्वविद्यालय खोलने होंगे, नए तरह के आचार्यों की प्रतिष्ठा करनी पड़ेगी, नई तरह की परीक्षा व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ऑल टुगेदर न्यू चेंज हमें करना पड़ेगा। अगर हम पुराना पैटर्न अपना के चलेंगे तो हम फिर वहीं जाके पहुंचेंगे जहां भी आ गए हैं। हमें अगर लक्ष्य बदलना है तो हमें अपने साधन भी बदलने होंगे, शुचिता का ख्याल करते हुए, और नए आग्रह हमें बनाने पड़ेंगे। हमें नए भारत को तैयार करना है। मुझे लगता है कि आजादी का नई चुनौतियों में नया भारत बनाने के लिए नए प्रकार के प्रयास करने पड़ेंगे और उसमें हमारा कर्तव्य क्या है? यह डॉक्टर साहब का जिस प्रकार का सुझाव है, और यहाँ तो शब्द भी ब्रह्म है, व्यक्ति भी ब्रह्म है, तो कहते हैं कि कण-कण में भगवान है और सबके, यानी हमारा जो नारा है प्राणियों में सद्भावना हो तब विश्व का कल्याण हो सकता है। और ऐसे भारत को बनाने के लिए आइए हम सब मिलकर के प्रयास करें। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।